अगर उसको मतलब उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं और उसके पेरेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, हमारे जैसे जो टीचर्स हैं, अगर हम लोग प्राइवेट टीचर्स हैं, अगर हम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं कि भाई आप कोचिंग सेंटर में नहीं बुला सकते या पेरेंट्स नहीं भेज सकते हैं, आपको जुर्माना देना होगा या जो भी है वट। हाँ, 1 लाख रुपए का जुर्माना। विद्या ददाति विनयम, इसका मतलब होता है विद्या से ही विनय की प्राप्ति होती है। लेकिन जब विद्या ही बच्चों के ऊपर इस तरह से हावी हो कि विनय का सर्वनाश हो जाए और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर हो, चाहे घर से हो या आर्थिक स्थिति की वजह से हो या टीचरों द्वारा हो, ऐसे प्रेशर की वजह से अगर बच्चे गलत कदम उठाते हैं, बच्चे आत्महत्या जैसी चीज़ें करने लगते हैं, तो फिर उस विद्या का कोई मोल नहीं हो पाता है, कोई मोल रह नहीं जाता। दूसरी बात ये कि इन सब को देखने के बाद सरकार अभी गाइडलाइंस लाई है कोचिंग सेंटर के लिए, और कोचिंग सेंटर्स के लिए जो गाइडलाइंस आई है उससे कई कोचिंग सेंटर्स में इफ़ेक्ट भी पड़ने वाले हैं, बच्चों के साथ बच्चों के ऊपर भी असर होगा। और इन सब मामलों को जानने के लिए अभी हम आए हैं ब्रेनेज सेंटर। ये एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे हमारे साथ है पूनम सिंह, ये यहाँ की डायरेक्टर हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इंस्टीट्यूशन में क्या हाल होता है बच्चों का। 16 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, वो जो पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं कम उम्र में ही, उनका हाल कैसा होता है, उनके ऊपर कैसा प्रेशर होता है, इनके ऊपर कैसा प्रेशर होता है पढ़ाने के दौरान। सारी बातें करेंगे, सारा चर्चा करेंगे और मैम से जानने की कोशिश करेंगे सारी बात। आइए बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम? पूनम सिंह। सॉरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं पूनम सिंह। मैम ये बताइए कि आप, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम आपसे, आपके कोचिंग सेंटर का नाम ब्रेनेज सेंटर है, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। ब्रेन मीन्स क्या हो गया? दिमाग। हाँ। और मैंने उसको थोड़ा सा रिलेट करने के ब्रेनीज मीन्स दिमाग वाले। ओके, दिमाग वाले है तो ना, ब्रेनीज दिमाग वाले, EEZ ब्रेनीज। हाँ ये बड़ा यूनिक सा नेम है, ब्रेनीज सेंटर, राइट? ऐसे ठीक है, चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा मुद्दा ये था कि अभी मैम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी आया है, गाइडलाइंस आया है, न्यू गाइडलाइंस, जिसमें कि ये है कि 16 साल से कम बच्चे मतलब एजुकेशन कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता, और भी कई सारी चीज़ें आई है। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए और हमारे व्यूवर्स को बताइए। बिल्कुल। अभी 2-4 दिन पहले ईस्ट दिल्ली एसोसिएशन की मैं मेंबर हूँ, जहाँ में ईस्ट दिल्ली के टीचर्स जो है उसमें हम लोग 250 से ऊपर के टीचर्स उसमें ऐड हैं। तो उसी में ही सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह आती हैं, बाकी न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं। तो उसी में सबसे पहले जो टीचर्स के रिगार्डिंग में या फिर इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में आती है। तो उसमें मैंने देखा कि पढ़ा उसमें कि 16 ईयर से बिलो के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए गाइडलाइन निकली है, मतलब चाहे टीचर्स के लिए बोलिए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, कि मतलब वो लोग इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगे। तो वो सुन के, वो देख करके मुझे बड़ा अजीब लगा कि सबसे पहली बात तो 16 ईयर्स से जो बिलो के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है कि अंडर 12th क्लास होंगे वो, या तो वो 10th 11th 12th, या मतलब ये कि फर्स्ट टू नर्सरी टू 12th ही होंगे, क्योंकि 16 ईयर का जो स्टूडेंट होता है वो 12th में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि अगर 12th क्लास से नीचे का अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं और उसके पेरेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, हमारे जैसे जो टीचर्स हैं, अगर हम लोग प्राइवेट टीचर्स हैं, अगर हम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं कि भाई आप कोचिंग सेंटर में नहीं बुला सकते या पेरेंट्स नहीं भेज सकते हैं, आपको जुर्माना देना होगा या जो भी है वट। हाँ, 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो मैं सबसे पहले मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स एडुकेटेड नहीं हैं उनका क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे। मेरे भी 3 बच्चे हैं। अगर मैं एडुकेटेड नहीं होती, चलो मैं अभी तो अपने बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, अगर मैं एडुकेटेड नहीं होती, मैं एक हाउसवाइफ होती, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होता? फिर क्या गवर्नमेंट आकर के पढ़ाएगी मेरे बच्चों को? या जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, देखो मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम लोग प्राइवेट टीचर हैं तो उस चीज़ को हम फेस करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का इतना बुरा हाल है
कि वो लोग 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, इवन 10th क्लास में बच्चे आ गए हैं, उनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। पेरेंट्स का नाम तो बहुत दूर की बात है, उनको अपना नाम ही लिखना नहीं आता है। तो जब गवर्नमेंट स्कूल में जा कर के बच्चा, टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स तो अच्छे टीचर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं या सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और उनको अपना नाम लिखना नहीं आता। तो जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो फिर ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है? फिर या तो वो एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की इतना स्कूल टीचर्स के ऊपर इतना रोल उनको निभाना चाहिए कि भाई बच्चों को कोचिंग जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो गवर्नमेंट टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर भी अपनी मेहनत करते हैं स्कूल में, हम लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी बच्चा जो है फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता है या रैंक नहीं ला पाता है, ठीक है। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि भाई अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको CUT देना पड़ेगा, CUT निकालना पड़ेगा। तो CUT निकालने के लिए फिर बच्चे को पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, तो वो कौन पढ़ाएगा? उसके पेरेंट्स, जो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जा कर के पैकिंग का या धागे वगैरह काटने का काम करते हैं, वो पढ़ाएंगे। या जो लेबर में जा रहे हैं बच्चे, जो जिनके पेरेंट्स जो हैं लेबर हैं, तो उनके बच्चे तो फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये है ना। अब हम लोगों के पास, हम लोग प्राइवेट टीचर्स हैं, पहले ही गवर्नमेंट ने, देखो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी के लिए वैसे ही गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया है कि भाई इतने ये आरक्षित सीट हैं, ये जो है वो सीट जो है वो इन कैटेगरीज को मिलेंगी। तो जनरल वालों को तो हम लोगों को तो अलग निकाल दिया, तो गवर्नमेंट टीचर हम नहीं बन पाए, तो चलो फिर उस चीज़ को भी हमने साइड रख के हम प्राइवेट टीचर बन गए, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और पर ईयर ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होते हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों की ये सोच है कि अगर एक बैच में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सुबह में 10 घंटे पढ़ाती हूँ, एक बैच में अगर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें एक या दो जो बच्चे हैं जिनके कई बार ऐसा होता है कि फादर नहीं है या फादर मदर दोनों नहीं है, वो हैं ऐसे मेरे पास बच्चे, ठीक है, या फिर जिनके पेरेंट्स जो है फीस पे नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तब जाके वो बच्चे इतना कर पाते हैं कि वो अपने एग्ज़ाम को निकाल पाएँ, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया है कि भाई 16 ईयर से जो बिलो के बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट इस चीज़ का जवाब दे कि कौन पढ़ाने के लिए आएगा, उनको गवर्नमेंट आएगी पढ़ाने के लिए या कौन आएगा। मैम सबसे पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि अभी के टाइम में मतलब जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनके माँ बाप भी उन्हें देख नहीं पा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड है और काम कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भी सरकार है गाइडलाइंस ये लाई है कि 16 साल से जो कम के बच्चे हैं वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी ना करें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत इमेच्योर होते हैं और उसके बाद अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत कम एज में ही, जिस वजह से वो कई सारे कदम जैसे सुसाइड हो गया ये सब मतलब आगे मतलब बढ़ते हैं। तो ये सब ना हो। दूसरी बात ये कि ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस आए जिसमें कि ये भी कहा गया कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, ये टीचर्स के लिए स्पेशली, वो टीचर नहीं बन सकते, वो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। और इंस्टीट्यूशन को लेके जो गाइडलाइंस तीसरा आया है वो ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास पूरी तरह से इंस्टीट्यूट कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि उनके पास कई चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि बस वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं और खुद को कोचिंग सेंटर मतलब ऐसा कहलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आग लग जाता है, वहाँ पे मतलब इस तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं होती कि आग लगने पे उन्हें कैसे बुझाया जाए, ऐसी चीज़ें कोचिंग संस्थान में नहीं होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब उसमें नोटिस किया गया और सरकार द्वारा ये सब चीज़ें लिखी गई है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए कोचिंग संस्थान में। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या आपके कोचिंग सेंटर में ये सब चीज़ें मौजूद है? दूसरी बात ये कि यहाँ पे बच्चे 6 से लेके 12वीं तक शायद पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन 12वीं 12 तक 6 to 12 के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या असर होगा अगर सरकार की ये गाइडलाइंस आई? अगर आप कंटिन्यू पढ़ाओगे तो फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना, जिस तरह से आप खुद जानते हो, तो क्या असर आएगा यहाँ पे और बच्चों के पढ़ाई पे? अच्छा, सबसे पहली बात तो जैसे कि आपने बोला कि अंडर 16 की जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वगैरह तैयारी वगैरह। जिस बच्चे का एक जो इमेच्योर जो स्टूडेंट है, मतलब एक बच्चे के अंदर समझ कब आती है कि जब वो 10 to 16 की एज में होता है, यानी कि 6 to 12 क्लास के अंडर में, तो उसको समझ में आती है कि एजुकेशन क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, मुझे कैसे अपने आप को लेके चलना है, मुझे कैसे पढ़ना है। अगर
इस एज में बच्चे को ढंग से गाइडलाइंस नहीं मिलेगी, वो ढंग से नहीं पढ़ पाएगा अगर वो तो वैसे भी तैयारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तो वैसे ही इतनी सारी क्राइटेरिया है कि भाई इतनी परसेंटेज पे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, डीयू में एडमिशन के लिए इतनी परसेंटेज चाहिए, तो ये फिर आप इस चीज़ को हटाओ कि भाई इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, CUT जो क्लियर करेगा, इस एग्ज़ाम को जो क्लियर करेगा वही बच्चा आगे जाएगा, फिर आप इस चीज़ को हटा दो। जो बच्चा 6 to 12 ढंग से पढ़ा ही नहीं है, जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो आगे जा करके, चलिए मैं इस चीज़ को मैं इस बात को बड़ा कर रही हूँ, जिस बच्चे को नॉलेज ही नहीं है वो आगे तो वैसे भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट। जो एक बच्चे का संभलने का टाइम होता है वो क्या होता है, 6 to 12 होता है ना। 6 to 12 में ही बच्चे को समझ नहीं है, उसने पूरा ऐसे ही घर में ही निकाल दिया। गवर्नमेंट तो आएगी नहीं पढ़ाने के लिए, या जो स्कूल के टीचर है वो घर घर जा करके तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो तो बच्चा वीक हो गया, वो स्टूडेंट वीक हो गया, ठीक है। फिर तो वैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। तो आप ये क्राइटेरिया हटा दीजिए कि जो बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा वही आगे बढ़ेगा, आप इस चीज़ को हटा दीजिए। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, या एक अगर आपको लग रहा है बच्चों के लिए सरकार क्या की है तो उस हिसाब से आप बता सकती हैं। बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि केजरीवाल जी ने बहुत जो इंफ्रा जो चेंज किया है वो बहुत अच्छा किया है। इंफ्रा चेंज करने में वो तारीफ़ के लायक है कि उन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं बच्चों के लिए, जो इक्विपमेंट्स ले करके आए हैं, या क्लासेस को स्मार्ट कर दिया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बताइए उस डेस्क पे बच्चे को बिठा करके, जिस डेस्क की कीमत अच्छी खासी कीमत है उस डेस्क की या फिर उस स्मार्ट बोर्ड की, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। तो इस इंफ्रा का बच्चे क्या करें, उसका क्या करें। वो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता। पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए जो टीचर्स हैं जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो इतना अच्छा वो लोग कर रहे हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। अब उनको कौन बताएगा कि उस डेस्क पे बिठा करके, या जो लैब है या जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर अवेलेबल करा दिए, बहुत अच्छी बात है, उनको सिखाता कौन है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 9th क्लास के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो बच्चा 1st क्लास में पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, तो मतलब कि बीजेपी की सरकार में कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बढ़ा है सब कुछ, और दिल्ली की सरकार भी ये की है, लेकिन पढ़ाई के स्तर में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। तो अभी जो मैंने तभी स्टार्टिंग में क्या कहा था, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे है कि पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब पैसे लेके पढ़ाया जाता है। तो अब शिक्षा को मतलब वही अफोर्ड कर सकते हैं जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। तो इसको लेके क्या कहेंगी, जो जैसे आपने PW का नाम लिया, LN का नाम लिया, वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे फी लिए जाते हैं, वहाँ पे ये भी दावा किया जाता है, भ्रमित फैलाया जाता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको टॉप करवा देंगे, इस तरह की बातें की जाती है। तो क्या आपके भी इंस्टीट्यूट में ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब ठीक है चलो आप आओ हमारे पास, हम आपको टॉप करवा देंगे, नंबर 1 पे लाएंगे, रैंक 1 पे, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता। हमारे पास जिस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है वो लोकल एरिया में है। अच्छा। और यहाँ पे बच्चा देख करके आता है, वो देखता है कि हाँ मेरे साथ में जो मेरा क्लासमेट है उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले वो क्या था और अब वो क्या है, अब उसकी एजुकेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना वो आंसर कर रहा है, कितना उसका रिजल्ट इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि देखो अगर टीचर नहीं होती तो मैं ये देखती, मैं भी अपने बच्चे से पूछती कि बेटा आपकी क्लास में कौन बच्चा फर्स्ट आता है या कौन बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। तो मैं भी उससे अपने बच्चे से पूछती कि कौन बच्चा अच्छा रिस्पांस कर रहा है, या मेरे गली मोहल्ले में या मेरे आस पड़ोस में कौन अच्छा रिस्पांस कर रहा है। तो मैं फिर उसी को फॉलो करूँगी कि भाई फलाने का बच्चा उस जगह पे जा रहा है, उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो बच्चों को भी हाँ वहाँ पे भेजेंगे। और रही बात ये कि व्यवसायीकरण करने की, कि एजुकेशन का जो व्यवसायीकरण हो गया, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर हमें ऐसा लगता है कि वो फीस देने लायक है तो वो फीस फुल देता है। अगर वो फीस देने लायक नहीं है, वो जितना कम करने के लिए बोलता है हम कर लेते हैं। अभी मेरे पास जो इंस्टीट्यूट जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं उनमें से भी मैं बच्चों को मैं अभी बुला करके पूछवाऊंगी, वो बताएंगे कि उनकी फ़ीस क्या है। आप सुन के हैरान हो जाओगे, क्लास भी पूछना उनसे, फ़ीस भी पूछना कि उनकी फ़ीस क्या है। और मैं पूरा अच्छे से बढ़ाती हूँ कि ये नहीं कि कम फीस है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, 600-700 रुपये समथिंग लिया जाता है। हाँ नहीं, 200 रुपीज़ नहीं, वो जो साथ में जो छोटे बच्चे बैठे हुए थे 6-7 क्लास में, तो उनके पेरेंट्स ने वो जो है उतने कैपेबल नहीं, वो नहीं दे सकते। उन्होंने बोला कि मैम जितना मतलब हम दे पाएंगे उतना दे देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, जितना आप दे सकते हो दे देना, नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरा जो एरिया है
उसमें सभी टाइप के बच्चे हैं। मतलब ये कि मिडिल क्लास फैमिली के 500-600 रुपये की फ़ीस तो निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं दे सकते बच्चे, तो जितना कम करने के लिए बोलते हैं हम कर लेते हैं। या अगर बोलता है कि हम दे ही नहीं सकते, अभी मेरे पास और भी कई टीचर्स हैं, तो उनके जो बैच है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसके पेरेंट्स की मतलब या तो डेथ हो चुकी है, या फादर नहीं है, या जॉब नहीं लगी हुई, तो हम लोग कर देते हैं। इस चीज़ के लिए हम छूट दे देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जब हो जाए तब दे देना, कोशिश करना देने की। नहीं हो पाएगा तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्यादान महादान कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है। बाकी अगर ये बड़े गवर्नमेंट से क्या मतलब ऐसा आपके पास कोई आइडिया है जिससे कि आप चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे तो हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी सही हो सकती है? क्योंकि आपको भी पता है मैम कि जो राष्ट्र का निर्माण होता है वो ईंट पत्थर या वृक्ष से तो बिल्कुल नहीं होता। ये होता है यहाँ के लोग से, लोगों के विचार से। और विचार कहाँ से आता है? विचार आता है शिक्षा से। शिक्षा आप देती हैं, आप जैसे शिक्षक देते हैं। लेकिन अगर उनके पास अगर ऐसा कोई आइडिया है जिससे कि सरकार को मतलब समझ आए कि ये इम्प्लीमेंट करने से हमारे देश का एजुकेशन थोड़ा बेहतर हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है वो बताएं। मेरे हिसाब से या तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनका कोई इनरोलमेंट ना रहे, उनका कोई रोल ना रहे, तो मेरे हिसाब से तो फिर उनको जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनमें सुधार ले आना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि भाई वो लोग कितना जो है अपना जो ड्यूटी है उसको ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो किस लेवल से कर रहे हैं। बहुत से टीचर्स हैं जो कि एवरेज पढ़ाते हैं। एवरेज का मतलब है क्या है कि जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं कि अकाउंट की टीचर है, वो कुर्सी पे उसने एक दिन भी उसने चौक नहीं उठाई, कुर्सी पे बैठे बैठे पूरी अकाउंट की बुक पढ़ा दी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक टीचर ने अकाउंट की पूरी बुक पढ़ा दी बैठे बैठे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के चले कि भाई जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपनी पूरी अच्छी तरीके से ड्यूटी को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, तो गवर्नमेंट हकदार है कि किसी भी बच्चे को इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं कर सकते तो जो क्राइटेरिया है कि जो बच्चा 90 अबव लेकर के आएगा वही बच्चे, उसी बच्चे का इस कोर्स में एडमिशन होगा इस कॉलेज में, या वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे सकता है। तो फिर ये क्राइटेरिया हटा दीजिए, दोनों में से कोई एक चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी गवर्नमेंट जो नई गाइडलाइंस ला रही है वो गाइडलाइंस कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इसके बाद बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस इम्पैक्ट का क्या, उसके लिए गवर्नमेंट क्या सोचिए। ठीक है हम पढ़ाना बंद कर देंगे, लेकिन हम पढ़ाना जब बंद करेंगे तो उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे के लिए सरकार क्या नया नियम लाई है? क्या सरकार उन्हें पढ़ाएगी? क्या उनके भविष्य को सरकार संभालेगी? ये सारे सवाल पूनम मैडम के थे, और ऐसे ही नहीं कई सारे शिक्षक के भी होंगे। और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।